विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अतुल यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबाला। आज का हमारा विषय है सोसाइटी ऑफ इंडिया, सोशल कंडीशंस इन 18th सेंचुरी, इंडियन कल्चरल रेनेसां, सोशल इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। अर्थात भारत के अंदर सामाजिक जो सोसाइटी थी, इस भारत के अंदर समाज, और इस टॉपिक के तहत हम पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी में सामाजिक स्थिति क्या थी, भारत में सांस्कृतिक जो पुनर्जागरण हुआ था, सांस्कृतिक आंदोलन था, और तीसरी चीज भारत में ब्रिटिश रूल के जो सामाजिक प्रभाव क्या पड़े। ये तीनों चीजें हमें आज अपने इस टॉपिक में पढ़नी है, हमारा ये विषय होगा। सबसे पहले जब हम पढ़ रहे हैं इतिहास को, तो हमें अपना काल निर्धारित करना है, और वो काल है 18वीं शताब्दी। बच्चों, जब भी आप इतिहास के अंदर कोई विषय पढ़ते हो, तो उसके अंदर काल को पढ़ना बहुत जरूरी है, और उस काल को सोचना बहुत आवश्यक है कि उस काल में क्या क्या घटनाक्रम हो रहा है। आप सबसे पहले देखिए, हमारे सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंदर 3 टॉपिक आते हैं। 18वीं शताब्दी में सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, और सामाजिक ब्रिटिश रूल का सामाजिक प्रभाव। तो 18वीं शताब्दी जब लिखा हुआ है, तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली 18वीं शताब्दी में जाना चाहिए। जब आप 18वीं शताब्दी में जाएंगे, अर्थात 1700 ईस्वी के बाद जाएंगे, तो भारतीय इतिहास को जब आप देखते हैं, तो भारतीय इतिहास में, सामाजिक इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में और आर्थिक इतिहास में ये एक परिवर्तन का दौर है, जिसको आप अंग्रेजी भाषा में कहें तो ट्रांजिशन पीरियड भी बोल सकते हैं। स्वयं आप निर्धारित करेंगे कि 18वीं शताब्दी में क्या हो रहा था। 1707 ईस्वी के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और भारत में जो मुगल सत्ता है, जो मुगलिया जो हमारे यहाँ पे जो सत्ता थी, वो सत्ता धीरे धीरे अपने डाउनफॉल की तरफ जा रही है। अर्थात जो अकबर के समय में अपने पीक पर थी, तो वो औरंगजेब के समय में आके वो अपने डाउनफॉल की तरफ है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ चुकी थी, और वो व्यापार कर रही थी। उसके साथ साथ दूसरे विदेशों से और भी जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, व्यापारिक कंपनियां थी, चाहे वो फ्रांस की थी या हॉलैंड की थी या पुर्तगाल की थी, वो कंपनियां भी भारत के अंदर आ रही थी। तो ऐसे समय में भारत के अंदर एक परिवर्तन चल रहा था, और आर्थिक बदलाव सबसे बड़ा था। इस आर्थिक बदलाव के साथ साथ ही राजनीतिक परिवर्तन भी हो रहा था। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उसने 1757 के अंदर प्लासी की लड़ाई लड़ी थी, और 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी थी। इस लड़ाई के बाद 1765 में उसने जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। अर्थात वहां से लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था, और वहां के स्थानीय राजाओं के साथ मिलकर वो अपने आप को राजनीतिक रूप से भी मजबूत कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने आर्थिक रूप से मजबूत किया था। आर्थिक रूप से मजबूत किस तरीके से किया कि जब वो व्यापार कर रहे थे, तो पहले जो पैसा है, जो धन है, वो ब्रिटेन से या इंग्लैंड से आता था, वो भारतीयों को पे करते थे, और यहाँ से कच्चा माल हो या दूसरी आवश्यकता की चीजें हैं, वो लेके जाते थे। लेकिन 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 से जब उन्होंने दीवानी प्राप्त कर ली, तो वो दीवानी प्राप्त करने के बाद वो जो भारत की चीजें खरीद रहे थे, वो भारत से ही पैसा लेते, भारतीयों को ही देते, और वो जो सामान था जिसको वो खरीदते थे, या जो भी इंग्लैंड के हित की कोई चीज थी, क्योंकि वो वहां पे जाने लगी। यहाँ आप एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि जब आप 18वीं शताब्दी पढ़ रहे हैं, तो उस समय में देखेंगे कि इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी, और इंग्लैंड के साथ साथ दूसरे देश भी शामिल हो रहे थे, लेकिन इंग्लैंड उनमें प्रमुख था। तो ये जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को आप ध्यान में रख के पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से बदलाव हो रहा था, और उसी चीज का भारत के ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ा। ये चीजें जब हम देखते हैं, तो इसके अंदर से भारत को देखना होगा हमें कि भारत क्या था। तो ये पीरियड जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था, ये ट्रांजिशन का पीरियड था भारत के अंदर, जो बदलाव का प्रतीक था कि भाई चेंज हो रही थी चीजें।
और ऐसे चेंज होने में जब आप देखिए कि राजनीतिक तौर पर जब मुगल सत्ता कमजोर हो रही है, और मुगल सत्ता पे कमजोर होने की एक और क्या चीज आती है कि वो आर्थिक रूप से भी वो कमजोर होने लग रही है। जब वो आर्थिक रूप से कमजोर हो रही है तो आपने पढ़ा भी होगा अपने सब्जेक्ट के अंदर कि औरंगजेब ने जो जमींदारी प्रथा थी उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया था, क्योंकि उसके ऊपर आर्थिक नियंत्रण नहीं था, उसके पास पैसा नहीं आ रहा था, वो आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा था, तो वो अपनी सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए इन चीजों का प्रयोग कर रहा था। तो ये चीजें जब आती हैं और 1707 में उनकी मृत्यु के बाद फिर मुगल का जो सत्ता थी, मुगल सत्ता में परिवर्तन हो रहा है। और एक खास बात आप ये देखेंगे कि यहाँ पर क्षेत्रीय शक्तियां उदित हो रही हैं, क्षेत्रीय शक्तियां आ रही हैं, जो पॉलिटिकल कंट्रोल पूरे भारत पे एक होता था वो कंट्रोल नहीं रहा था। यही चीज हम अपने माइंड में रख के और तब आगे बढ़ेंगे तो हमें सब्जेक्ट बड़ा आसानी से समझ में आएगा और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो हमारा ये हम यहाँ पढ़ते हैं, सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं कि सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारत की सोसाइटी क्या थी। उस सोसाइटी को जब हम देखते हैं विद्यार्थियों, तो इस टॉपिक को हम लेते हैं सबसे पहले कि जो ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, जो इकोनॉमी की बात मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन इन इकोनॉमी के साथ साथ सोसाइटी भी चल रही है। जो सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया वाज इन ट्रांजिशन पीरियड। On one side, Mughal Empire was on its decline, and the entry of foreign trade companies of Europe changed the system of trade and agriculture. भारत में कृषि को और व्यापार को बदल दिया था। मुगल एम्पायर अपने डिक्लाइन पे था और दूसरी कंपनियां आ रही थी। This marked a change in economy and society of India, and keeping in mind the such changes, one has to study the economy of India और सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये दोनों चीजें ही हमारी साइमल्टेनियसली चलती हैं। ये चीज हमें देखनी है। ये आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का थीम है, हमारा कंसेप्ट है कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। यहाँ आप देखिए आपके मानचित्र के ऊपर ये 1760 का भारत है। केवल और केवल आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जो मुगल सत्ता थी वो कमजोर हो रही थी, दूसरी शक्तियां आ रही थी और क्षेत्रीय राजा उभरने लग रहे थे, जो शक्तियां ज्यादा पावरफुल हो रही थी, चाहे वो बंगाल था चाहे दूसरी जगह थी। फिर हमारे पास आता है सोशल कंडीशंस इन 18th सेंचुरी। ये हमारे जो 18वीं शताब्दी थी उसमें सोशल कंडीशंस क्या थी, हमारा सामाजिक स्तर कैसा था, हमारी सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो जो हमारी कंडीशन थी, जो हमारा समाज था, वो 3 भागों में बटा हुआ था। सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन, और दूसरा कहेंगे सामाजिक श्रेणियां, और तीसरा कहेंगे महिलाओं की स्थिति। ये हमारी 3 चीजें हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है विद्यार्थियों 3 क्लासेस। ये जो हमारा समाज है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, एक अपर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास। जो अपर क्लास है वो, इसमें आप देखेंगे कि अपर क्लास वो वर्ग था जो सत्ता के साथ रहता था, जो सत्ता के साथ रह के जिसको सारी की सारी सुविधाएं प्राप्त थी। एक मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास जिसको अधिकार प्राप्त थे लेकिन वो लोअर क्लास से ऊपर था, जो दोनों को, लोअर क्लास को और मिडिल अपर क्लास को जोड़ के रखता था। और तीसरा था लोअर क्लास, जो जिनके पास पूर्ण सुविधाएं भी नहीं थी और जिनका आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी, वो उनका स्तर आता है, वो हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि जब हम सोशल लाइफ को देखते हैं, उस सोशल लाइफ के अंदर कास्ट सिस्टम था। हम पूर्ण भारत के अंदर जो लोग थे वो कास्ट सिस्टम में बटे हुए थे। चाहे 4 प्रमुख जातियों का, आपने जब बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ना शुरू किया था तब भी आपने देखा होगा कि 4 वर्ण थे, 4 वर्णों में हम बटे हुए थे कि जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये भी बाद में उप जातियों में बट गए थे। और जो शूद्र थे उनका निम्न स्तर था, बहुत ज्यादा उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको अधिकार नहीं थे। ये इस तरीके से समाज जातियों में बटा हुआ था। तीसरा पॉइंट हमारा आता है स्टूडेंट्स की पोजीशन ऑफ वीमेन। यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, डॉक्टर ए बी पांडे हैं एक। तीसरा हमारा वर्ग आता है पोजीशन ऑफ वीमेन। यहाँ पे हमने डॉक्टर ए बी पांडे जो एक इतिहासकार हैं, उनकी ये हमने एक स्टेटमेंट भी लिखी हुई है कि द विमेन वाज ग्रेटली डिबेस्ड। जब महिला की बात करते हैं तो विद्यार्थियों, महिलाओं की उस समय समाज में स्थिति अच्छी नहीं थी, बाल विवाह हो जाता था। बाल विवाह होने के कारण
विधवाओं की संख्या बढ़ रही थी, महिलाओं को पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं थे, महिलाओं को शिक्षा भी प्रदान नहीं की जाती थी। जो कभी आप भारत का प्राचीन इतिहास देखते हैं जिसमें अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, मुदगलिनी ने जब वेदों की रचना की थी, उसी महिला को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था और वो केवल मात्र एक भोग की वस्तु बन के रह गई थी। शी वॉज नो लॉन्गर रेस्पेक्टेड एज ए मदर एंड ए कस्टोडियन ऑफ फैमिली। कि स्त्री का सामाजिक सम्मान बहुत घट गया था। उसे अब माता और गृह लक्ष्मी नहीं समझा जाता था। समाज में अब उसका स्थान एक वैश्या से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। ये डॉक्टर ए बी पांडे ने ये बात बताई है। तो ये समाज के अंदर उस महिला की स्थिति का वर्णन है। चौथी चीज आती है, हम इसमें पढ़ेंगे ड्रेस। जब हम समाज की स्थिति पढ़ रहे हैं तो विद्यार्थियों जो ड्रेस है, जिसको आप पहनावा कहेंगे, वो पहनावा भी हमारे जो, जैसा मैंने ऊपर बताया, ये आप देख रहे हैं कि अपर मिडिल और लोअर क्लास है, इसके पहनावे पे भी अलग अलग चीजें होती थी कि जो सत्ता के साथ जुड़े हुए लोग थे वो आभूषण इसके साथ साथ कपड़ों के साथ पहनते थे, तो उनकी ड्रेस के अंदर भी अंतर था। फिर उनका भोजन था, भोजन शाकाहारी भोजन भी था, लेकिन यहाँ पे जब हमारा समाज था, समाज में मिक्स लोग थे, तो वहां पर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों चीजें चलती थी। एम्यूजमेंट्स, एम्यूजमेंट्स को बोलते हैं कि आमोद प्रमोद के साधन क्या थे। तो आमोद प्रमोद के साधन भी अपर क्लास और लोअर क्लास और मिडिल क्लास के बटे हुए थे, जहाँ कोई घुड़दौड़ में भाग लेता था या दूसरी चीजें, उनको लड़ाई झगड़े का या और दौड़ों की चीजें थी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो ऊंटों की दौड़ पे कोई चीज होती थी। वहीं यहाँ पे शतरंज, तैराकी, ताश, नृत्य गान, पतंगबाजी, कबूतरबाजी और ये सारी चीजें होती थी। फिर हमारे पास आता है सोशल इविल्स, जो सामाजिक बुराइयां थी। सामाजिक बुराइयों में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, ये विधवा विवाह को रोकना था, बहु विवाह प्रथा चल रही थी, तलाक प्रथा थी। तो इन सारी चीजों ने महिला, मदिरा पान होता था, जुआ था, व्यभिचारी हो गए थे लोग, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैल रहा था। तो ये सोशल जो सामाजिक कुरीतियां थी, सामाजिक कुरीतियों ने भी समाज को अपने अंदर जकड़ा हुआ था। फिर एक हमारे पास अगला पॉइंट आता है म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हिंदू और मुसल के जो मुसलमान के बीच में जो सामाजिक संबंध थे या हिंदू जो पारस्परिक संबंध थे, वो बड़े कठोर संबंध थे और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे थे, समाज के अंदर एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरी करते थे। तो ये हमारे समाज के अंदर पॉजिटिविटी आती है जो हम इसके अंदर देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सामाजिक वर्ग। जब सोशल वर्गों की हम बात करते हैं तो हमारा समाज वर्गों में भी बटा हुआ था, और उन वर्गों में बंटने के कारण क्या चीज आगे आती है कि उसको हम अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। इसमें हम 7 वर्ग लेते हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं उलेमा। उलेमा मुसलमानों की एक विद्वान धार्मिक श्रेणी थी, जिनको आप, जैसे आप हिंदुओं में ब्राह्मण की लगाते हो, ऐसे ही वहां पे थे, और वो इस्लाम, इस्लामिक कानून, कुरान और हदीस, इसका पूरा का पूरा विवरण जानते थे। उन्हें अरबी और फारसी भाषाओं का भी ज्ञान होता था, और हजरत मोहम्मद साहब जो उनके पैगंबर हुए, उन पैगंबरों का उत्तराधिकारी बताया तथा कहा कि जो इसका सम्मान करेगा उसे अल्लाह से सम्मान मिलेगा। तो उलेमा एक बहुत बड़ा पद होता था समाज के अंदर, जिसकी समाज में इज्जत, मान और एक बहुत प्रतिष्ठा थी। दूसरी चीज आती है नोबिलिटी। नोबिलिटी को बोलते हैं अमीर वर्ग। तो जो जो जिस तरीके से उलेमा है, उलेमा भी एक अपर में आता है। फिर नोबिलिटी आती है कि जो अमीर वर्ग था, जो मुगल काल में जो बादशाह थे, बादशाह के पश्चात में अमीर वर्ग होता था, जिसको आप इतिहास की पुस्तकों में आपको अभिजात वर्ग लिखा हुआ मिलेगा, वो ये वर्ग था। इसका सामाजिक और आर्थिक में विशेषाधिकार प्राप्त है इनको। मुगल अमीर वर्ग को पुनर्संगठित करने का श्रेय अकबर को जाता था। अकबर ने अमीर वर्ग के दरवाजे सभी मतलब धर्मों के लिए खोल दिए थे, और उनकी योग्यता को ही मुख्य आधार माना गया था। तो ये चीजें थी कि पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था, तो ये अमीर वर्ग था, ये समाज में ऊपर की श्रेणी में आता था। फिर तीसरी चीज आप पढ़ेंगे जमींदार। जमींदार क्या होता था? बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स होते थे, जो भूमि के स्वामी होते थे, तो बहुत बड़े क्षेत्र के स्वामी होते थे। और जो किसान है, जो श्रमिक है, वो इसके तहत काम करता था, इसकी लैंड पे काम करता था, और वो इसके मातहत ही अपने जिंदगी जीवन व्यतीत करता था। फिर नेक्स्ट हमारा आता था पीजेंट्री, जो मैं आपको जमींदार के साथ जोड़ के बता रहा हूँ। पीजेंट्री एक किसान वर्ग था जो खेती करता था। तो पीजेंट्री की स्थिति जमींदार के ऊपर, या जमींदार ही उसका आश्रयदाता बना हुआ था उस समय में, हम ये कह सकते हैं। तो किसान के बाद
जैसे किसान भी हैं, अब किसानों को भी आपने वहाँ पे 3 श्रेणियों में बाँटा हुआ था। मैं आगे इसका उल्लेख करूँगा इस लेक्चर के अंदर, लेकिन यहाँ भी आपको बता दूँ कि किसान भी 3 प्रकार के थे। एक खुद काश्त होते थे, एक पाही काश्त होते थे और एक मुज़ारे होते थे। खुद काश्त वो होता था जिसके पास अपनी लैंड और अपनी व्यवस्था होती थी, जो खुद ही कृषि करता था। दूसरा पाही काश्त होता था, जो दूसरे की ज़मीन के ऊपर काम करता था। और तीसरा मुजारे होते थे। मुजारे क्या लोग थे? जिनका अपनी कोई स्टेबिलिटी नहीं थी और उनका श्रम ही उनका जीवन था, वो अपनी मेहनत करते थे। और पांचवा वर्ग आता है हमारा आर्टिजन्स। आर्टिजन्स को आप बोलेंगे कारीगर। अब कारीगर में चाहे वो महल बनाने वाला कारीगर हो या वो बढ़ई हो या वो दूसरा काश्तकार, जो दूसरा व्यक्ति चाहे वो कपड़ा बनाने वाला हो, तो सारे आर्टिजन्स की श्रेणी में आते थे। और भारत के अंदर जब आप देखेंगे तो गाँवों के अंदर भारत बसता था, तो गाँवों के अंदर अलग-अलग लोग उनकी आवश्यकता के अनुसार काम करते थे। चाहे वो घड़ा बनाने वाला हो, चाहे वो हल को ठीक करने वाला हो, चाहे वो कपड़ा बनाने वाला हो, चाहे वो रस्सी बनाने वाला हो, सारी की सारी चीज़ें इसके ऊपर निर्भर करती थी। लेकिन एक विशेष बात ये थी कि आर्टिज़न्स और पीजेंट ये एक-दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर होते थे, ज़मींदार भी इनके साथ जुड़ा हुआ होता था। फिर हमारे पास आता है एग्रीकल्चरल लेबर्स, जो कृषि मजदूर होते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि जमीन जो पीजेंट्री थी वो 3 तरीके के थे कि खुद काश्त, पाही काश्त और मुज़ारे। इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर लेबरर भी थे, जो अलग-अलग जगह पे एग्रीकल्चर में जो काम करने का तरीका होता था, तो वो श्रमिक के तौर पे काम करते थे। और इसी सोशल क्लासेस में हमारा जो आखिरी वर्ग आता है, वो आता है दास वर्ग। अब दास वर्ग का जो अब हम पढ़ रहे हैं ये 18वीं शताब्दी, लेकिन 18वीं शताब्दी में हालाँकि ये चीज़ कम हो गई थी, दास प्रथा नहीं थी, सल्तनत काल में बहुत थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर छोटे राज्यों में या जमींदारों के पास इन बड़े लोगों के जो जमींदार हो गए थे या दूसरे साहूकार थे, उनके पास स्लेव भी थे, दास भी थे जो दूसरे के पास आश्रित रहकर सारी उम्र काम करते थे और एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी उसी काम में लग जाती थी। और तीसरा हमारा पार्ट, अब यहाँ देखिए मैं दोबारा आपको ले जाता हूँ, ये स्टेटस ऑफ वीमेन है। मैं यहाँ पे ले जाता हूँ आपको कि ये हमारे 3 पार्ट थे। हमने सामाजिक जीवन पढ़ लिया और हमने सामाजिक श्रेणियाँ पढ़ ली और तीसरा हमारा वर्ग आता है विद्यार्थियों स्टेटस ऑफ वीमेन। अब वीमेन का क्या स्टेटस था? तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेटस ऑफ वीमेन इन अपर क्लास। जो अपर क्लास थी, जो उस अपर क्लास के अंदर जो उच्च श्रेणी थी, उसके अंदर महिलाओं की स्थिति समाज में बहुत अच्छी थी। ये भी अलग-अलग चीज़ों पे बटी हुई थी। जब आप देखेंगे अपर क्लास, मिडल क्लास और लोअर क्लास, तो उसके अनुसार श्रेणियों में ये बटा हुआ था। तो अपर क्लास के अंदर महिलाओं का समाज में अलग स्थिति थी, उन्हें एजुकेशन फैसिलिटी भी दी जाती थी, उनके पास अधिकार भी होते थे, वो राजनीतिक अधिकार भी रखती थी। अगर मुगल सत्ता की हम बात करें, तो जो मुगल एम्परर्स थे, जो मुगल शासक थे, जो मुगल बादशाह थे, उनकी जो पत्नियाँ थी, उनको विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। और इसके साथ-साथ हम दूसरी श्रेणी में भी अगर आएँ, तो भारतीय जो राजा वर्ग, जो अपर क्लास था, जो भारतीय शासक थे, उन भारतीय शासकों में, चाहे वो मुगल सत्ता जब डाउनफॉल में थी तो और भी रजवाड़े खड़े हो गए थे, वहाँ भी महिलाओं को अधिकार थे, लेकिन हम मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की जब बात करते हैं, तो वहाँ पे महिलाओं को पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त नहीं थे। यही बात हम दूसरे पॉइंट में पढ़ते हैं कि स्टेटस ऑफ वुमेन इन कॉमन क्लासेस। इन कॉमन क्लासेस के अंदर उसके जो महिला की जो स्टेटस था, वो पूर्ण रूप से सही नहीं था। और तीसरी चीज़ हमारे पास आती है सोशल इविल्स। जो सोशल इविल्स थे वहाँ पे, जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, वो कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। तो उन कुरीतियों के अंदर कन्या भ्रूण हत्या थी या जो अर्ली मैरिज थी, बाल विवाह हो जाता था, सती सती प्रथा थी, अ, विधवा भी पुनर्विवाह की कोई आज्ञा नहीं थी, बहु विवाह प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी और राजस्थान में और महाराष्ट्र की तरफ देवदासी प्रथा थी और जो ये प्रोस्टिट्यूशन था, ये बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो महिला की स्थिति अपने स्तर पे ठीक नहीं थी। फिर इसी चीज़ को इतिहासकार ए बी पांडे के एक स्टेटमेंट के साथ हम यहाँ इसको स्टेटस ऑफ वुमेन को खत्म करेंगे कि द पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द पीरियड रजिस्टर्ड ए फर्दर डिक्लाइन। बहुत अपने पतन की ओर आगे बढ़ रही थी, उसके अंदर कोई अधिक सुधार नहीं था।
तो जब हम इसको 2 पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, हम 3 पार्ट्स में अपने टॉपिक को हमने बाँटा था। पुनः आपको मैं यहाँ लेके चलता हूँ कि सोसाइटी इन इंडिया है। यहाँ देखिए हमने सोशल कंडीशन पढ़ी है, उसके बाद आएगा इंडियन कल्चरल रेनेसां, भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण, और फिर पढ़ेंगे सोशल इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो यहाँ हम दूसरे पॉइंट के ऊपर आ गए हैं विद्यार्थियों, इंडियन कल्चरल रेनेसां, भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण कैसे हुआ था। इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात आएगी तो आप पढ़ेंगे किस तरीके से अलग अलग विद्वान अपने अपने विचारधारा को आगे बढ़ा के और तब अपने विचार रख रहे हैं। वही चीज आपने यहाँ पे देनी है कि जब सामाजिक परिवर्तन हो रहा था, आर्थिक परिवर्तन हो रहा था, तो उसके साथ साथ सांस्कृतिक परिवर्तन होना आवश्यक था। यहाँ देखिए कॉजेज एंड डेवलपमेंट, यहाँ इंडियन कल्चरल रेनेसां है, उसके कारण और उसका विकास एक साथ चलेगा। हम बिल्कुल साथ साथ चलेंगे जब, और जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि इसको समझने के लिए हमें खुद को 18वीं शताब्दी में लेके जाना पड़ेगा ताकि आप सारी चीजों को अच्छी तरह से इनकलकेट कर सकें। यहाँ पे आएगा प्रोपेगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो ईसाई धर्म के प्रचारक आए हुए थे, उन प्रचारकों ने जो अपना कार्य किया हुआ था, जो प्रचार कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा प्रचार कर रहे थे। इसके कारण भारत के लोगों ने अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों को आगे उठाया। उनको इस जो क्रिश्चियनिटी की जो प्रोपेगेशन हो रही थी, उसने भारतीयों को अपनी संस्कृति, अपने मूल्य, अपने धर्म, अपना इतिहास, अपनी संस्कृति को पढ़ने के लिए बताया। दूसरा चीज आती है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ था कि जब अंग्रेजी भाषा आई तो भारतीयों को दूसरे क्षेत्र की जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, जो उनका जो उनके रीति रिवाज थे, उनको भी जानने का मौका मिला। तो इससे भी कल्चरल पुनर्जागरण में बढ़ावा मिला और एक कारण सिद्ध हुआ। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड लिटरेचर, जब विद्यार्थियों लिटरेचर की बात आती है तो वो लिटरेचर जब फैला, साहित्य का जब विकास हुआ, शिक्षा का जब विकास हुआ, तो पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य साहित्य के विकास ने भारतीय साहित्य और भारतीय शिक्षा और भारतीय संस्कृति, उनको भी आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर हमारे पास क्या चीज थी इसमें, ब्लाइंड फेथ इन सुपरस्टिशंस, जो बहुत से परंपरागत चीजें थी हमारे, जो सुपरस्टिशंस थे, जिनको आप कहेंगे कि हम सुपरस्टिशन, जिनको आप कहते हैं कि जो जिनमें विश्वास नहीं होता, हमारा पाखंड जिसको आप बोलते हो, उस पाखंड में और मीनिंगलेस रिचुअल्स जो थे, जो तरीके थे, उनके अंदर लोगों का बहुत ज्यादा अंधविश्वास था और वो इसके ऊपर तर्क को नहीं माना करते थे। ये भी हमारा एक कारण इसके अंदर आता है। फिर हमारी एक और चीज आती है, यहाँ ये चीज जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखना। नंबर 5 पॉइंट है, मैं इस पे कर्सर ले जा रहा हूँ, हिस्टोरिकल रिसर्च ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। इसको विद्यार्थियों ध्यान से देखने की बात है आपकी। हिस्टोरिकल रिसर्च, प्राचीन भारत का ऐतिहासिक शोध, या प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का ऐतिहासिक शोध। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ओरिएंटलिस्ट थे और इवेंजलिकल्स थे। ओरिएंटलिस्ट वो लोग थे जिनको उपयोगितावादी आप बोलेंगे, या ओरिएंटलिस्ट एक विचारधारा थी, वो जो उपयोगितावादी नहीं है, एक विचारधारा है। और ये विचारधारा कैसी थी कि जो कला, साहित्य और संस्कृति, इसका अध्ययन करती थी, उसको ओरिएंटलिस्ट बोलते थे। ये यूरोप के अंदर एक टर्म चलती थी इतिहासकारों में, तो इनको यूरोप के अंदर या इंग्लैंड के अंदर इवेंजलिकल्स भी कहा जाता था। तो इनका लक्ष्य क्या था, इनका लक्ष्य था कि कोई भी स्थान है, कोई भी क्षेत्र है, उसका कला, उसका साहित्य और उसकी संस्कृति का अध्ययन करना, और ऐसे अध्ययन करने वालों को ओरिएंटलिस्ट कहा गया। जब 18वीं शताब्दी का भारत का समय आता है तो भारत के अंदर भी ओरिएंटलिस्ट आते हैं, यहाँ पे हैं, और वो एक बात बढ़ाते हैं आगे कि टू नो द इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री, उसको भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास को जानने के लिए उन्होंने भारत का जो लिटरेचर था, भारत का जो साहित्य था, उसको अनुवाद करना शुरू कर दिया। और उस अनुवाद करने से दूसरे लोगों के अंदर भी भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास की बातें आगे आई। और ये जो पाश्चात्य लोग थे, वेस्टर्न लोग थे, इन लोगों को भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में पता चला। वैसे इनके आने से पहले तक इनको डार्क एज कहा जाता था भारत को, कि भारत का कोई इतिहास, कोई संस्कृति, कोई सांस्कृतिक मूल्य नहीं है।
लेकिन जब इन्होंने देखा, उदाहरण के तौर पे जैसे भारत के अंदर एक ही चीज, दो चीजों की बात होती थी कि गीता और रामायण, ये दो बड़े महाकाव्य हैं। इन महाकाव्यों में जब उन्होंने देखा कि यहीं तक सीमित है, उन्होंने इसका अध्ययन किया, तो उस अध्ययन के बाद और पता चला कि ये तो बहुत चीजें हैं भारत के अंदर, कि हिंदुस्तान तो कल्चरली बहुत रिच कंट्री है और इसका हम डार्क एज तो नहीं कह सकते। उसी चीज में इन लोगों ने, जो ओरिएंटलिस्ट थे, इन्होंने अपने संस्थान बनाए, फॉर्म्ड देयर इंस्टीट्यूशंस, एंड फॉर पर्शियन, पर्शियन के लिए जो एक मद्रास के अंदर एक मदरसा खोला गया और एक संस्कृत कॉलेज खोला गया। ये 3 प्रेसिडेंसीज थी, आपने पढ़ी होंगी स्टूडेंट्स, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। मद्रास, कलकत्ता और बम्बई के अंदर ये जो मदरसे और ये संस्कृत कॉलेज खुले, और वो कौन से संस्कृत कॉलेज और मदरसे खुले? जो ओरिएंटलिस्ट थे, जो इवेंजलिकल्स थे, जिन्होंने यहाँ पर अपने अध्ययन करना शुरू किया, और इसके लिए इन्होंने बजट भी एलोकेट करवाया सरकार से, पैसा भी लिया ताकि इसका अध्ययन किया जा सके। ये 1833 का जब आप बात करते हैं, उसके बाद की या 1700 के बाद की हम चीज कर रहे हैं, 18वीं शताब्दी की, तो ये 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के बीच का सारा समय है जो ये चल रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांजिशन पीरियड है, ये एकदम में कोई भी चीज नहीं होती है, तो ये बदलाव को हम पढ़ रहे हैं। चाहे ये 19वीं शताब्दी के अंदर आप आ गए हैं, तो ये 18वीं शताब्दी से चीज चल के शुरू हो रही है, और इसके अंदर मैक्स मुलर हुए हैं, जैकोबी हुए हैं, कोलेब्रुक हुए हैं, भंडारकर हुए हैं, ये वो लोग थे जिन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया। फिर हमारे पास आता है इम्पैक्ट ऑफ रेलवे एंड न्यू पोस्टल सिस्टम। अंग्रेज ने भारत के अंदर जब वो आया था, तो अपने व्यापार और अपने उद्योग और अपनी सहूलियत के लिए उसने विकास किया, नई चीजें इंट्रोड्यूस की, और उन्हीं नई चीजों में एक डाक सिस्टम आया था जिसको पोस्टल सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा रेलवे का आया था। तो इससे भारतीयों में भी एकता बनी, और वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगे, और भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय सामाजिक मूल्यों का विकास होने लगा। फिर 7वां पॉइंट हमारे पास आता है कि भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अंदर रोल ऑफ इंडियन प्रेस। भारत के जो समाचार पत्र थे, ये देखिए, मैं यहाँ फिर आपको एक बात बता रहा हूँ, 19वीं शताब्दी में आके तो ये अपने पीक पर आ जाते हैं, लेकिन 18वीं शताब्दी में भी ये शुरू हो जाते हैं। तो हम ये बीच का पूरा समय पढ़ रहे हैं। इनमें संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, बॉम्बे समाचार, पेट्रियोट, अमृत बाजार पत्रिका, बंगाली, इंडियन मिरर, इंदु प्रकाश, सोम प्रकाश, सुबोध समाचार, मराठी मराठी सुबोधिका पत्रिका, हिंदू केसरी, ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारी की सारी चीजें आगे बढ़ते रही समाचार पत्र, और इन्होंने भारतीय संस्कृति को और आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभाई। और इसी भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने में आप जब पढ़ेंगे भारत के अंदर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उसमें भी ये चीज आएगी, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जो 1828 में बंगाल के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, जिनको भारतीय पुनर्जागरण का पुरोधा कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रवाद का पितामह कहा जाता है, जिन्हें उन्होंने शुरुआत की। 1875 में बंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना की, एक ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने कहा था बैक टू वेदास, कि आप अपने साहित्य और अपने संस्कृति और अपने इतिहास को जाने और अपने समाज को जानते हैं कि आपका कितना ग्लोरियस समाज था, तो उसके लिए वेदों की ओर लौटें। ये स्वामी दयानंद ने कहा था, और स्वामी दयानंद ही विद्यार्थियों पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, स्वराज की बात कही थी। फिर रामकृष्ण मिशन थे, स्वयं रामकृष्ण मिशन ने सांस्कृतिक उत्थान में, सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और बाद में उनके शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद। उन्होंने जो शिकागो में एक भाषण दिया था, जिसका सभी विद्यार्थियों को पता है और पता होना चाहिए कि उन्होंने कितना बड़ा एक स्पीच दी थी, और 1896 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ऐसे ही महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई 1867 के अंदर। अनंत राम पांडुरंग ने और जस्टिस रानाडे थे जो इसके 1869 के अंदर पहले प्रधान बने, और फिर भंडारकर भी इनके साथ जुड़े। फिर 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। वही थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में उसने अपना कार्यालय खोला, और 1882 में मद्रास में शुरू हुई, और श्रीमती एनी बेसेंट वो उन्होंने यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी को शुरू किया। और फिर अलीगढ़ आंदोलन था, सर सैयद अहमद खान ने
सबसे पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खोला, फिर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला 1878 में। और ये जो अलीगढ़ आंदोलन था, सर सैयद अहमद खान ने जिस तरीके से आर्य समाज ने भारत के समाज में सुधार किया था या हिंदू समाज में सुधार किया था, वही सुधारों को और उसी चीज को आगे सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज में इसको आगे बढ़ाया। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है कि सोशल इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ये जो दोनों चीजें आपने पढ़ी हैं, जो भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण और दूसरा क्या था, भारत की सामाजिक स्थिति, उन दोनों को अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर सोशल इम्पैक्ट आ जाता है ब्रिटिश रूल का क्या था। तो उस इम्पैक्ट के अंदर जब हमारी बात आएगी तो वहां हम ये आता है हमारे पास सोशल इम्पैक्ट कि करप्शन इन जस्टिस, द मैजिस्ट्रेसी। यहाँ पे एक कंक्लूजन ऐसा ही है कि द मैजिस्ट्रेसी, द पुलिस, द रेवेन्यू ऑफिशियल्स weighed with one another in misgovernment. There was no positive law and there was very little justice in the country. अल्फ्रेड लॉयल ने ये बात कही है कि जो जस्टिस था उसके अंदर जो मैजिस्ट्रेसी थी या पुलिस थी या रेवेन्यू सिस्टम था, जिसको आप राजस्व कार्यालय कहते हैं, किसी प्रकार का न्याय नहीं होता था और वहां पे केवल और केवल भ्रष्टाचार था। स्प्रेड ऑफ इमोरलिटी का वहां पे बढ़ावा मिलता है। जो भारतीय थे उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो बढ़ती है क्योंकि अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ बताता है। तो वो चीज यहाँ पे भारतीयों को कमजोर समझने की बात आती है कि वो अपने आप को हीन समझने लगते हैं। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। जो कन्या भ्रूण हत्या थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जो मानव बलि दी जाती थी, मानव बलि के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जो ठगी व्यवस्था थी उस ठगी व्यवस्था को खत्म कर दिया जाता है और विधवा पुनर्विवाह को आगे लाया जाता है, उसको अनुमति प्रदान कर दी जाती है, विधवा विवाह होने लगते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखने की चीज नहीं है कि अंग्रेजी राज के भारत के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। आप दूसरे लेक्चर में आर्थिक प्रभाव भी देखेंगे कि नो डाउट उसके आर्थिक प्रभाव पड़े थे, लेकिन हमारा सामाजिक विकास भी हुआ था। फिर इसी तरीके से जो आपको मैंने बताया कि ठगी प्रथा को खत्म कर दिया था, विधवा पुनर्विवाह को आरंभ कर दिया था, ऐसे ही जो चाइल्ड मैरिज थी, जो बाल विवाह होते थे, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ था इन सारी चीजों के कारण। स्लेविश एटीट्यूड ऑफ पीपल, लोगों का जो एटीट्यूड है वो उसमें परिवर्तन आना और संप्रदायवाद बढ़ गया था, कम्युनलिज्म बढ़ गया था। एमरजेंस ऑफ इंडियन मिडिल क्लास, भारत में जो भारतीय मध्यम वर्ग है उसका उदय हुआ था। और डिस्ट्रक्शन ऑफ कल्चर, भारतीय संस्कृति को बहुत नुकसान हुआ था क्योंकि जब उद्योग और व्यापार होने लग गए थे, इन चीजों ने सामाजिक मूल्यों को, संस्कृति को खत्म कर दिया था। और इसका अंतिम परिणाम आप पढ़ेंगे, डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। भारत के अंदर जो एक जो संयुक्त परिवार प्रथा थी, वो संयुक्त परिवार प्रथा टूट गई और सारा एक जो सिंगल फैमिली सिस्टम होने लग गया। इस तरीके से जो हमने अपने टॉपिक की शुरुआत की थी, जिसके अंदर हमने ये 3 इश्यूज लिए थे, जैसे भारतीय समाज, सोसाइटी, भारतीय समाज, उसके अंदर सामाजिक स्थिति और उसके अंदर सांस्कृतिक पुनर्जागरण और अंग्रेजी राज का, ब्रिटिश रूल का भारतीय समाज पर प्रभाव। ये तीनों चीजें हमने पढ़ी और तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो यही हमारा आज का अध्याय था। जब भी विद्यार्थियों, मैंने पहले भी कहा है कि जब आप इसको पढ़ें तो 18वीं और 19वीं शताब्दी को ध्यान में रख के पढ़ें। केवल 18वीं शताब्दी में ये चीज नहीं हो रही है, ये चीज 19वीं शताब्दी में भी हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।